हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एव स्टडी क्लासेस। तो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के टॉप 100 एमसीक्यूज। तो इस लेक्चर में हम टोटल 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। एवर स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट। So the first question is on your screen now. The question is, Dash is the form of business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operations and who alone runs the risk of failure. तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, जो सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है और जो भी रिस्क ऑफ फेलियर है उस बिजनेस का वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन ही बियर करता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारा एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बिजनेस के लिए। जो भी उसके बिजनेस ऑपरेशन है वो एक पर्सन ही डायरेक्ट करेगा और रिस्क ऑफ फेलियर भी एक पर्सन के पास ही होता है, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और ये जो डेफिनेशन है ये अपने याद रखना है, एच हेने ने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को दिया था फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पार्टनरशिप के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन है हमारे पास, इन ए पार्टनरशिप ईच पार्टनर्स लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट्स इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। सेकंड में बोला जा रहा है पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप मस्ट इक्वली शेयर प्रॉफिट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस। Third option is each partner in a partnership has the authority to bind the partnership and make decisions on behalf of the business. And D is a partnership has perpetual existence, meaning that the business continues to operate indefinitely. तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इन पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी है बिजनेस डेट्स के लिए वो उनके कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होती है। तो ऐसा नहीं है। जो हमारी पार्टनरशिप होती है जनरल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, वो लिमिटेड नहीं होती है। राइट। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो पार्टनरशिप है वो इक्वली अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं रिगार्डलेस देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि जो पार्टनरशिप है उसमें जो प्रॉफिट शेयर होता है वो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग शेयर यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा देखिए सी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो पार्टनर है पार्टनरशिप में उसके पास ये अथॉरिटी है, राइट, टू मेक द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। तो यस, हर पार्टनर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो बिजनेस के बिहाफ से डिसीजन ले सकता है। तो सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी। और डी अगेन यहाँ पर गलत है, जिसमें बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट टाइम तक चलेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बाकी तीनों ही गलत हैं, इसलिए सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। Next question is which of the following statements is not true according to the Hindu Succession Amendment Act 2005। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो एक्ट आया 2005 में उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट्स में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, द डॉटर ऑफ को पार्टनर ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू family becomes a co-partner by birth with equal rights to the co-partnership property। बी में बोला गया है द को पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द को पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। सी इज ओनली द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम द कर्ता हु मैनेजेस द फैमिली अफेयर्स एंड प्रॉपर्टी। और डी में बोला जा रहा है कि मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिमिलर टू दोज ऑफ ए सन। देखिए एक अमेंडमेंट लाई गई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो डॉटर है वो को पार्सनल हो सकती है बाई बर्थ, राइट, और को पार्सनली प्रॉपर्टी में उसके इक्वल राइट्स होंगे। ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर।
राइट। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है ज्वाइंट हिंदू फैमिली की वो इक्वली डिवाइड होगी अमंग को पार्टनर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर मैरिड डॉटर है तो उसके भी इक्वल राइट्स हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिमिलर टू दोज ऑफ सन। ये भी सही बात है। लेकिन जो सी स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत दी गई है, जिसमें बोला गया है कि जो सिर्फ जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वही कर्ता बन सकता है। तो ये यहाँ पर गलत बात है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो अमेंडमेंट थी ये यहाँ पर लाई गई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में इन द ईयर ऑफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय द। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टनरशिप, वो कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1972, सेकंड इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सी इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1962 एंड द डी इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारी जो पार्टनरशिप होती है उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसी एक्ट में मेंशन है, और जो भी गवर्नेंस है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होती है। तो सिर्फ ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। Next question is partners who do not take part in the day-to-day activities of the businesses are called. So partnership के context में ही again ये question यहाँ पर पूछा गया है। तो question में बोला जा रहा है कि जो partnership में partners होते हैं जो day-to-day activities में part नहीं लेते हैं, इस तरह के partners को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर options दिए गए हैं active partners, sleeping partners, secret partners या फिर nominal partners। सो ये ऐसे पार्टनर्स जो किसी पार्टनरशिप की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं, एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हैं, इस तरह के पार्टनर्स को बेसिकली हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं। हालांकि ये जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं ये जो भी कैपिटल होती है एक पार्टनरशिप की उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स आता है उसमें भी इनका शेयर होता है, और जो इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो भी इनके ऊपर अप्लाई होती है। बस ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक्टिव पार्टनर्स वो हो जाएंगे जो डेली एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं। सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। इसके अलावा नॉमिनल पार्टनर्स हमारे वो पार्टनर्स हो जाते हैं जिनका नेम जो है वो बेसिकली यूज करा जाता है पार्टनरशिप में, और इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें सो कौन सी स्टेटमेंट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे कंट्रीब्यूट ensuring that the larger investors have more influence। बी में बोला गया है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड मीनिंग दैट देयर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रीपे द सोसाइटीज बिजनेस डेट्स। सी में बोला गया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनस्टेबल एंड कैन बी इजिली डिसॉल्व्ड if a member dies, becomes bankrupt and is declared insane। And D is cooperative societies typically face high operational cost due to the need of employ middlemen and द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। तो इन स्टेटमेंट्स को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वोटिंग राइट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट, सो दैट जो लार्जर इन्वेस्टर है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। वन पर्सन वन वोट का कंसेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो लाइबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो पर्सनल एसेट्स है उनको आप नहीं ले सकते टू रीपे द सोसाइटीज बिजनेस डेट। तो बी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी में बोला गया है कि जो एग्जिस्टेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो अनस्टेबल होती है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अनस्टेबल नहीं होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी लो होती है क्योंकि मिडिलमैन ज्यादा नहीं होते हैं। तो डी स्टेटमेंट में हमारी गलत है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज परपेचुअल सक्सेशन इज अ फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेशन है वो परपेचुअल होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी देते हैं, किसी वजह से जो टॉप लीडरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चली भी जाती है, स्टिल उसका जो सक्सेशन है वो परपेचुअली चलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर मेंशन्ड है: ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो सक्सेशन है वो परपेचुअल होता है। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ये तभी एंड होती है अगर उसे हम स्पेशल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका क्लोजर करते हैं, जिसको बाइंडिंग अप बोला जाता है। इसके कंटेक्स्ट में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कंटेक्स्ट में ये बात भी बोली जाती है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो होते हैं, ये इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन है हमारे पास: मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 7, बी इज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, C is minimum 7 and maximum unlimited, and D is minimum 7 and maximum 200। सो अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 2 होने चाहिए, राइट, और जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो आपके 200 हो सकते हैं। अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is: selection of an appropriate form of organization can be made after taking various factors into consideration. Which of the following is the least important factor? तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है। यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस, अब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रखनी है, पार्टनरशिप रखनी है, या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, राइट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये बात डिपेंड करती है। तो हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा। ऑप्शंस है हमारे: इनिशियल कॉस्ट, कैपिटल कंसिडरेशन, फैमिली हिस्ट्री एंड मैनेजेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा हमारा फॉर्म होगा वो हमें डिसाइड करना है, तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो होंगे जिसकी हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या रहने वाली है, राइट, लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या फिर अनलिमिटेड होगी, राइट, इसके अलावा कंटिन्यूटी किस तरह की हमारी रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, कैपिटल कंसिडरेशन हम रखेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, मैनेजरियल एबिलिटीज देखी जाएंगी, मैनेजेबिलिटी देखी जाएगी कि कितना पॉसिबल है हमारे लिए बिजनेस को मैनेज करना, साथ में डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे व्हाइल डिसाइडिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Next question is: which form of business organization is best suited for a group of individuals who wish to operate a business with democratic control, equal voting rights for all the members, and primary objective of providing services rather than maximizing profit? तो वो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सूट करेगी, राइट, ऐसे बिजनेस ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए बेहतर है जो एक बिजनेस को डेमोक्रेटिक कंट्रोल के साथ चलाना चाहते हैं, जहां पर मेंबर्स के लिए जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल हैं और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सर्विस है, ना कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ऑप्शंस हैं: पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर के चलाते हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल से हम बिजनेस को रन कर सकते हैं, जो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स इक्वल होते हैं और प्राइमरी पर्पस हमारा सर्विस होता है रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। Next question is: which of the following forms of business organization allows for easy transfer of ownership through the buying and selling of shares, making it suitable for raising a large amount of capital? So कौन सी हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो शेयर्स हैं उनका इजी ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप का इजी ट्रांसफर हो जाता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लार्ज अमाउंट
ये जो कैपिटल है उसे भी रेज कर सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर्स का ट्रांसफर है वो हम इजीली कर सकते हैं, और जो लार्ज अमाउंट है वो कैपिटल भी हम रेज कर सकते हैं थ्रू द कैपिटल मार्केट्स। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, पर्शेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी। तो देखिए जब हम सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी एंड पर्शेबिलिटी ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज की, लेकिन टेंजिबिलिटी सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जो सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इंटेंजिबिलिटी। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, सो हमारे यहाँ पर मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्विसेज की। इंटेंजिबिलिटी यानी कि सर्विसेज को हम फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। राइट, हम सर्विसेज को सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। इसके अलावा इनसेपरेबिलिटी, आप सर्विसेज जो सर्विसेज हैं वो जनरेट और कंज्यूम सेम टाइम पर होती हैं। सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, पर्शेबिलिटी। और सर्विसेज जो है वो क्वालिटी में वेरी कर जाती है, इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनिटी। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशेस सर्विसेज फ्रॉम गुड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो सर्विसेज हैं वो गुड्स से अलग कैसे हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सर्विसेज को अलग कर देती हैं गुड्स से। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है सर्विसेज कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज वेयर गुड्स कैन नॉट। B is services are produced and consumed simultaneously whereas goods can be produced in advance. C is services are tangible while goods are intangible, and D is services have a uniform quality whereas goods can vary in quality. तो ये हमें यहाँ पर बताना है। राइट, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मेनली मेंशन्ड है, बेसिकली डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी सर्विसेज हैं उनको हम सेम टाइम्स पे ही प्रोड्यूस करते हैं, सेम टाइम पर भी ही वो कंज्यूम्ड होती हैं। राइट, और जो गुड्स हैं उन्हें हम एडवांस में प्रोड्यूस करके स्टोर कर सकते हैं। राइट, सो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं ये उल्टी दी गई हैं। राइट, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is which of the following characteristics of services means that the customer is often an active participant in the service delivery process। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सर्विस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताती है कि जो कंज्यूमर है वो हमारा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है जब भी सर्विस डिलीवरी करी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है, पर्शेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी एंड हेट्रोजेनिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी इजी होगा इस क्वेश्चन को आंसर करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सर्विसेज हैं वो सेम टाइम के ऊपर प्रोड्यूस और कंज्यूम करी जाती हैं। राइट, इसका बेसिकली मतलब है कि जो कस्टमर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट का मेडिकल चेकअप कर रहा है, तो उसी टाइम पर वो सर्विस जनरेट हो रही है और उसी टाइम पर कंज्यूम हो रही है। सेम वे जैसे कि हेयर कट है, अगर आप एक हेयर कट ले रहे हो तो सेम टाइम के ऊपर सर्विस जनरेट हो रही है और सेम टाइम पर ही वो कंज्यूम हो रही है, आप अलग नहीं उसको कर सकते। राइट, इसलिए इनसेपरेबिलिटी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है सर्विसेज की। राइट, और यही क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि कंज्यूमर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन सर्विस डिलीवरी। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि बिजनेस सर्विसेज का एग्जांपल कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले दिया गया है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू इंडिविजुअल्स। बी इज ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। C is banking services offered to a manufacturing firm for business financing, and D is होटल एकोमोडेशन फॉर टूरिस्ट। तो हमें यहाँ पर बिजनेस सर्विस का एग्जांपल देना है। अब बिजनेस सर्विस होती क्या है, बिजनेस सर्विस का मतलब होता है जहां पर जो सर्विस है वो बी टू बी दी जा रही हो, यानी कि एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है। तो इन ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेंशन करा गया है सबसे पहले कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर यहाँ पर इन्वॉल्व है।
बी ऑप्शन में भी इंडिविजुअल कंज्यूमर इन्वॉल्व है और डी में भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। लेकिन सी में यहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर जो बिजनेस सर्विसेज हैं वो ऑफर करी जा रही हैं टू ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर ए बिजनेस फाइनेंसिंग, राइट। सो ये हमारी एक बिजनेस सर्विस हो जाएगी। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज है, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड सर्विसेज। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is which type of bank focuses primarily on serving rural areas and providing agricultural credit to farmers? तो हमें यहाँ पर बताना है कि किस टाइप का जो बैंक है वो प्राइमरीली रूरल एरियाज में सर्व करता है और एग्रीकल्चरल क्रेडिट के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच आर द कोऑपरेटिव बैंक्स। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स भी ये काम करते हैं। रूरल एरियाज में कमर्शियल बैंक भी फंक्शन करते हैं, वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राइमरीली कौन सा बैंक जो है वो फोकस करता है। सो प्राइमरीली अगर हम बात करें, कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरीली फोकस करते हैं रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक। और कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनको स्पेशली बनाया भी इसलिए जाता है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कोऑपरेटिव ओनरशिप। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा कोऑपरेटिव बैंक्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक्स प्रोवाइड एजेंसी फंक्शंस बाय ऑफरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि बैंक्स जो एजेंसी फंक्शंस प्रोवाइड करता है उसका एग्जांपल कौन सा है, कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एजेंसी फंक्शंस में आती हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है इशूइंग लोन्स एंड एडवांसेस, बी इज एक्सेप्टिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सी इज एक्टिंग एज ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर्स ऑफ विल्स एंड डी इज प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज एक्टिंग एज ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर्स ऑफ विल्स। विल्स का यहाँ मतलब है जिसकी बसीयत, राइट। सो एजेंसी फंक्शंस बैंक्स प्रोवाइड करता है जिसमें वो एज ए ट्रस्टी या फिर एग्जीक्यूटर और एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स बैंक फंक्शन करता है। इसके अलावा इसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिल्स को पे करना, राइट, या फिर एस्टेट्स और ट्रस्ट का काम करना, ये सारे एजेंसी फंक्शंस में आते हैं। बाकी जो फंक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड हैं ऑप्शंस में, करेंसी नोट प्रिंट करने का काम जो है जनरली नॉर्मल बैंक्स का नहीं होता है, इसको सेंट्रल बैंक्स करते हैं जैसे कि भारत में आरबीआई। इसके अलावा इशूइंग लोन्स एंड एडवांसेस, एक्सेप्टिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, ना कि एजेंसी फंक्शंस। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which principle of insurance requires both the insurer and insured to disclose all the relevant facts truthfully। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है और बोला जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का जिसमें जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और वो कस्टमर जो इंश्योरेंस ले रहा है वो सारे जो फैक्ट्स हैं उनको ट्रूथफुली डिस्क्लोज करेंगे। चार ऑप्शन है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड डी इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि जो दोनों पार्टीज होती हैं इंश्योरेंस में, इंश्योरर और इंश्योर्ड, जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द इंश्योरेंस वो सभी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है तो जो कस्टमर है अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री को बताएगा और जो कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है जो भी क्लेम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी डिस्क्लोज करेगी इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is dash refers to the right of insurer to stand in the place of insured after settlement of a claim as far as the right of insured in respect of recovery from an alternative source is involved, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगेन जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा बेसिकली प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का जो राइट देता है इंश्योरर को, राइट, कि जब क्लेम सेटलमेंट हो रहा है उस केस में अगर कोई रिकवरी करनी है तो अल्टरनेटिव सोर्स से अगर कोई रिकवरी हो रही है तो वो उसको कर सकता है इंश्योर, राइट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं मिटिगेशन, कंट्रीब्यूशन, प्रॉक्सिमेट कॉज या फिर सबरोगेशन। तो इस प्रिंसिपल को बेसिकली हम बोलते हैं सबरोगेशन। सबरोगेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो इंश्योरेंस क्लेम ले रहा है
राइट। लेट्स सपोज एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का जो इंश्योरेंस है उसको कस्टमर क्लेम कर रहा है कंपनी ए से, राइट। और इस कार का एक्सीडेंट होता है, लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर पार्टी एक्स ने इसको जो है वो टक्कर मार दी थी, राइट। अब कंपनी जो ए है ये कार जो ओनर है उसको प्रोवाइड कर देगी जो भी क्लेम है, लेकिन अगर कोई वहां पर रिकवरी हो रही होगी फ्रॉम पार्टी एक्स तो उसको रिकवरी करने का वहां पर राइट है कंपनी को, राइट। और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन द इंश्योरेंस, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is dash provide a lump sum payment to the policy holder after a specified term or to beneficiaries if the policy holder dies before the end of the term and combines savings and life insurance benefits। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें एक लमसम पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करी जाती है टू द पॉलिसी होल्डर आफ्टर स्पेसिफाइड टर्म। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर है, अगर वो मर जाता है तो उसके बेनिफिशियरी को अमाउंट मिलता है, लमसम पेमेंट मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक स्पेसिफाइड टर्म के बाद एक लमसम पेमेंट पॉलिसी होल्डर को दे दी जाती है। और ये जो पॉलिसी है ये सेविंग्स और इंश्योरेंस दोनों के फीचर्स को कंबाइन करती है। सो यहाँ पर ऑप्शन है एंडोमेंट पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज एंडोमेंट पॉलिसी। सो एंडोमेंट पॉलिसीज वो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिसमें सेविंग्स और इंश्योरेंस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है। इसमें इंश्योरेंस करवाया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेट्स सपोज 20 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स के पीरियड में जो इंश्योरेंस है उसको कुछ हो जाता है, जो इंश्योर्ड है बेसिकली पर्सन उसको कुछ हो जाता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कुछ हो जाता है, तो उसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उस पर्सन को लमसम पेमेंट मिल जाती है। तो इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, सेविंग्स भी और इंश्योरेंस भी। तो इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडोमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ पब्लिक वेयर हाउस। तो पब्लिक वेयर हाउस का रोल कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है ये हमें बताना है। ऑप्शन हैं ये फैसिलिटी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट बॉडी, B is a facility owned by company to store its own goods, C is a facility available for use by any businesses or individual for a fee, and D is a facility used exclusively for perishable goods। तो देखो पब्लिक वेयर हाउस का मतलब होता है एक ऐसी वेयर हाउस फैसिलिटी हमने क्रिएट करी जिसको कोई भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस यूज कर सकता है, फी के बदले में आप फी प्रोवाइड करो और उस वेयर हाउस की जो फैसिलिटी है वो आप अवेल कर लोगे। इस तरह के वेयर हाउसेस को बोला जाता है पब्लिक वेयर हाउसेस। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का जो कंसेप्ट है इसे बेस्ट तरीके से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डिस्क्राइब करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, B is focusing only on meeting legal obligations, C is contributing to the welfare of society while balancing the interest of shareholders, employees, customers and the environment, and D is expanding the business without regard the environmental impact। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के कंसेप्ट की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ये कंसेप्ट कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बैलेंस करना है, सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए चलना है, अपने बिजनेस को बैलेंस रखना है। और जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इंप्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, ओवरऑल सोसाइटी की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, एट द सेम टाइम उसे प्रॉफिट भी अर्न करना है। एंड दिस इज कॉल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is according to the Companies Act 2013 in India, CSR provisions applied to companies with an annual turnover of। तो Companies Act 2013 में जो CSR के प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब कितना एनुअल टर्नओवर हो जब कंपनीज को CSR एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 500 करोड़ एंड मोर, B is 1000 crore and more, C is 5 crore and more and D is 10 crore and more। सो देखिए अगर हम टर्नओवर की बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो उस केस में कंपनीज को CSR एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, अगर वो फुलफिल होता है तो कंपनीज को अपनी जो CSR एक्टिविटीज है वो करनी पड़ती है। 2% उनका जो प्रॉफिट है उसका उनको CSR में कंट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ता है।
तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो क्लॉज 135 है उसमें चीजें मेंशन्ड है। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का जो क्लॉज 135 है उसमें सीएसआर एक्टिविटीज मेंशन करी गई हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट को, इस क्लॉज को यहाँ पर जोड़ा गया था और पास किया गया था पार्लियामेंट में ऑन 23 अगस्त 2013, राइट। और सीएसआर प्रोविजंस में ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या उसकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर इन तीन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में कंपनीज अपने प्रॉफिट का 2% कंट्रीब्यूट करेगी सीएसआर एक्टिविटीज में, राइट। और ये मेंशन्ड है हमारे क्लॉज 135 कंपनीज एक्ट 2013 में। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में टर्नओवर की बात करी गई है। सो 1000 करोड़ एंड अबव अगर हमारा एनुअल टर्नओवर है तो सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बाई लॉ कंपल्सरी है। Next question is which of the following CSR activities are excluded under the Companies Act 2013? तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको एक्सक्लूड करा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, यानी कि अगर उन एक्टिविटीज को एक कंपनी परफॉर्म करती है तो उसे सीएसआर की एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। सो चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले बोला जा रहा है एक्टिविटीज मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। B is activities focused on environmental protection. C is initiative supporting education for underprivileged children. And D is contributions toward healthcare initiatives. तो इन चार एक्टिविटीज को हम देखेंगे। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं आता है। अगर ऐसी एक्टिविटीज एक कंपनीज कर रही है जो स्पेसिफिकली मेंट हैं, एक्सक्लूसिव हैं फॉर देयर एम्प्लॉयज एंड द फैमिली, तो उससे ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर कोई इंपैक्ट उतना नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज की बात हम कर रहे हैं। तो इसको हम जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज में इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो तीन एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन्ड हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होना, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की एजुकेशन को सपोर्ट करना और हेल्थ केयर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, तो ये सारी ही हमारी सीएसआर एक्टिविटीज में आती हैं। और एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि जो शेड्यूल 7 है उसमें जो एक्टिविटीज हैं सीएसआर की वो मेंशन्ड है। और ये एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि पॉवर्टी या फिर हंगर को इरेडिकेट करना, इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करना, या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना, ये सारी एक्टिविटीज हमारी सीएसआर में आती हैं। Next question is how does fulfilling social responsibility help improve a company's public image? तो जब एक पर्टिकुलर कंपनी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करती है, तो कैसे ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है ये एक कंपनी की जो पब्लिक इमेज है उसको इंप्रूव करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। बाय कटिंग कॉस्ट्स थ्रू रिड्यूसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स। B is by supporting social goals and contributing to society, gaining public trust. C is by avoiding government regulations, and D is by focusing only on internal profits and shareholders. So देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। बी हमारा आंसर यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर एक पर्टिकुलर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है, सोशल गोल्स को पूरा कर रही है, तो उससे उसकी जो पब्लिक इमेज है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि जो सोशल गोल्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉवर्टी का इशू है और उस पॉवर्टी के इशू को टैकल करने के लिए कंपनी काम कर रही है। सो पॉवर्टी को दूर करना किसी इंडिविजुअल का गोल नहीं है, वो एक तरह का सोशल गोल होता है कि हमें सोसाइटी से जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करना है। तो सोशल गोल को कंपनी सपोर्ट कर रही है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उससे जो पब्लिक ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है कंपनी में, पब्लिक में जो इमेज है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट कंपनी यहाँ पर गेन कर रही है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is which of the following is not a typical argument against social responsibility? तो देखिए कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं जहां पर बोला जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कंपनीज को फोकस नहीं करना चाहिए। तो हमें बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है। पहले स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि बिजनेसेस should focus on economic activities and leave social issues to the government. B is social responsibility diverts resources that could be better used for business expansion. C is businesses are better equipped than government to handle the social issue. And D is engaging in social responsibility leads to increased operational cost. तो हमें बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट जनरली नहीं दिया जाता है। तो ऐसे थिंकर्स जो ये कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कंपनीज को फोकस नहीं करना चाहिए, एक आर्गुमेंट तो ये होता है कि कंपनीज का जो मेन काम है वो प्रॉफिट कमाना है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज रहना चाहिए, सोशल इश्यूज का काम गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसके अलावा बोला जाता है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाते हैं, जो
2% हम CSR में लगा रहे हैं, उससे हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी इसकी वजह से कई बार बढ़ जाती है बिजनेसेस की। लेकिन ये आर्गुमेंट जनरली नहीं दी जाता कि जो बिजनेसेस हैं दे आर बेटर इक्विप्ड देन गवर्नमेंट टू हैंडल द सोशल इश्यूज। तो ये जनरली आर्गुमेंट नहीं है अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम आर्गुमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो ये कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उससे कंपनीज डाइवर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन आता है, राइट। सोशल स्किल्स उतनी कंपनीज के पास नहीं होती हैं और जो ब्रॉडर पब्लिक सपोर्ट है वो भी उतना नहीं मिल पाता है। Next question is which of the following is the European Commission's definition of corporate social responsibility? So European Commissions ने एक definition दी है social responsibility की, corporate social responsibility की, इनकी CSR की। आपको बताना है वो कौन सी definition है नीचे दिए गए options में से। सबसे पहले बोला गया है the continuing a commitment by business to contribute to the economic development while improving the quality of life of the workforce and their families and society at large. B is the responsibility of enterprise for their impact on society. C is a framework to meet legal requirements and improve shareholders' wealth. And D is the duty of businesses to maximize profit at any cost. तो अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की डेफिनेशन की, तो जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे पास मेंशन्ड है, ये डेफिनेशन जो है ये दी है यूरोपियन कमीशन ने, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें तो कोई ऐसी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करी जाती हो CSR के बारे में। जो भी डेफिनेशंस वेरियस थिंकर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी गई हैं वो एक ही बात के ऊपर फोकस करती हैं कि जो बिजनेसेस हैं उन्हें ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर जो उनका इम्पैक्ट हो रहा है वो देखना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छी हों। लेकिन फिर भी देखिए हमारे पास दो डेफिनेशन हैं, हमें पता होनी चाहिए। सो यूरोपियन कमीशन ने जो अपनी डेफिनेशन में बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्राइज की वो है सोसाइटी के ऊपर जो ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर बिजनेस की, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी कि जो भी उनकी एक्टिविटी से इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की होती है। इसके अलावा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने CSR को डिफाइन किया है कि द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेसेस टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कफोर्स, देयर फैमिलीज एज वेल एज कम्युनिटी एंड सोसाइटी। देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं कि जो बिजनेस है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, साथ में जो उसकी वर्क फोर्स है उनकी फैमिलीज हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करना है, साथ के साथ में जो ओवरऑल सोसाइटी है जो कम्युनिटी है उसका वेलफेयर भी होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is which of the following is not a typical benefit of a businesses adopting environmentally responsible practices? तो एक कंपनी जब एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है तो उसे कुछ बेनिफिट उसके मिलते हैं। हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बेनिफिट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है एनहांसिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, बी इज इंप्रूविंग पब्लिक रिलेशंस एंड कस्टमर लॉयल्टी, सी इज इंक्रीजिंग रेगुलेटरी स्क्रूटनी एंड पेनल्टीज एंड डी इज रिड्यूसिंग द बिजनेस कार्बन फुटप्रिंट। तो देखिए जब एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक पर्टिकुलर कंपनी अडॉप्ट करती है तो उस केस में जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है वो एनहांस होती है, राइट। इसके अलावा जो पब्लिक रिलेशंस है बेहतर होते हैं, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, राइट। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है, लेकिन जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी है वो इंक्रीज नहीं होती है, तो ये बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इथिकल बिजनेस बिहेवियर। तो हमें बताना है कि इथिकल बिजनेस बिहेवियर का एग्जांपल कौन सा नहीं है, यानी कि अनइथिकल प्रैक्टिस को बेसिकली बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बी इज ट्रीटिंग एम्प्लॉयज फेयरली एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, सी इज यूजिंग डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टू मिसलीड कंज्यूमर्स एंड डी इज फॉलोइंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस टू मिनिमाइज हार्म। तो देखिए अगर ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो ये एक इथिकल प्रैक्टिस है, इंप्लॉयज को आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो एन इथिकल प्रैक्टिस। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो टू मिनिमाइज हार्म, ये भी हमारी एक इथिकल प्रैक्टिस है। लेकिन डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस अगर कोई कंपनी फॉलो कर रही है सो दिस इज नॉट एन इथिकल प्रैक्टिस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इथिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑनेस्टी, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एनवायरमेंट रेगुलेशन को उनका कंप्लायंस करना, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट रखना, इसके अलावा जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करना। तो ये सारी इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है दिस इज एन अनइथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
Next question is which element of business ethics focuses on treating all stakeholders fairly and without bias। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिजनेस एथिक्स का कौन सा एलिमेंट है जो फोकस करता है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम फेयर तरीके से और बिना किसी बायस के ट्रीट करें। ऑप्शंस हैं इंटीग्रिटी, जस्टिस एंड फेयरनेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का देखिए बहुत ही आसान हमारा यहाँ पर आंसर होगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो जस्टिस एंड फेयरनेस है, दिस एलिमेंट स्टेट्स दैट कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमें फेयरली ट्रीट करना है और बिना किसी बायस के ट्रीट करना है। Next question is in the context of CSR, which of the following best describes the concept of strategic CSR? तो strategic CSR के concept को कौन सा ऑप्शन बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं एंगेजिंग इन CSR एक्टिविटीज प्योरली फॉर पब्लिक रिलेशन पर्पसेस, बी इज एडहरिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विदाउट गोइंग बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशंस, सी इज फोकसिंग ऑन philanthropic एक्टिविटीज unrelated to company's business, and D is implementing CSR activities that align with the company's core business objectives and create competitive advantage। तो स्ट्रेटेजिक सीएसआर का बेसिकली मतलब होता है कि जो कंपनी का ओवरऑल विजन है, जो उसका मिशन है, जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी सीएसआर इनिशिएटिव्स हैं वो उनके साथ अलाइन करने चाहिए। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फाइनेंस कंसिडर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फाइनेंस है इसे किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड क्यों माना जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास इट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, B is it ensures the production and distribution of goods, C is it is essential for carrying out various business activities, and D is it guarantees profit for the businesses। So फाइनेंस को हम लाइफ ब्लड क्यों मानते हैं बिजनेस का? फाइनेंस को लाइफ ब्लड इसलिए माना जाता है क्योंकि फाइनेंस इज असेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इट्स वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, एक बिजनेस पर्सन परफॉर्म करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी होती हैं और बिना फाइनेंस के नहीं करी जा सकती हैं। इसीलिए जो फाइनेंस है उसे किसी भी बिजनेस का जो लाइफ ब्लड है वो माना जाता है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which of the following is an example of internal source of finance। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हम फाइनेंस सोर्स कर लेते हैं। और एक हमारा होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कुछ इंस्टीट्यूशन से फंड्स की जो सोर्सिंग है वो करनी पड़ती है। सो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का एग्जांपल बताना है। ऑप्शन है हमारे पास बैंक लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रेड क्रेडिट एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस में। क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो री इन्वेस्ट करने से हो क्या रहा है, हमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जा रही है। तो इसलिए जो रिटेन अर्निंग्स है हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर हमें यहाँ पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है अगर हमें रिटेन अर्निंग्स का यूज करना है फॉर आवर बिजनेस फंडिंग, राइट। और इसी फिनोमिना को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हमें हुए उसे हमने दोबारा डाल दिया अपने बिजनेस में। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस डेट फाइनेंसिंग फ्रॉम इक्विटी फाइनेंसिंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले बोला गया है डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर्स ओनरशिप डाइल्यूशन व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग डज नॉट। बी में बोला गया है debt financing involves borrowing funds that needs to be repaid while equity financing involves raising capital by issuing shares। सी में बोला जा रहा है इक्विटी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग व्हाइल डेट फाइनेंसिंग इज लॉन्ग टर्म। और डी में बोला गया है कि डेट फाइनेंसिंग इज रेज्ड फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज व्हाइल इक्विटी रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर
बी, जो हमारी डेट फाइनेंसिंग है उसमें हम फंड्स को बोरो करते हैं और जो फंड्स हमने बोरो किए उन्हें हमें रीपे भी करना पड़ता है। लेकिन जो इक्विटी है उसमें हम शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करते हैं और ये जो कैपिटल है हमें वापस नहीं करनी होती है, क्योंकि इक्विटी मीन्स ओनरशिप। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पहला हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। डेट में हमारी जो ओनरशिप डायल्यूशन है वो नहीं होती है। सिमिलरली इक्विटी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि डेट जो है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन की बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग फॉर बिजनेसेस। तो फैक्टरिंग बिजनेसेस में फंड्स सोर्स करने की एक टेक्निक है। हमें बताना है कि फैक्टरिंग का की बेनिफिट बिजनेसेस के लिए क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, इट हेल्प्स बिजनेसेस improve cash flow by converting receivables into immediate cash. B is it allows businesses to take on long-term debt at lower interest rates. C है it eliminates the need for inventory management. And D is it increases the business's equity capital. तो देखो फैक्टरिंग का बेनिफिट जो है वो कंपनीज के लिए क्या होता है। फैक्टरिंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि इससे जो बिजनेसेस हैं वो अपने कैश फ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं। जो उनके रिसीवेबल हैं वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, कैसे होते हैं फैक्टरिंग में, होता क्या है। लेट्स सपोज दो पार्टीज हैं, एक ए एक बी। जो कंपनी ए है उसने उधार पे सामान बेचा हुआ है कंपनी बी को, मान लीजिए 100 रुपए का। तो कंपनी ए क्या करेगी, ये 20 से पैसे मिलने का वेट नहीं करेगी। मान लीजिए बी ने जो है वो 90 डेज में रीपे करना है, तो 90 डेज का वेट कंपनी ए नहीं करेगी। कंपनी ए यहाँ पर एक और पार्टी सी को हायर करेगी जो कि एक फैक्टर होगा। फैक्टर क्या करेगा, ये जो 100 रुपया है इसमें से कुछ पैसा लेट्स सपोज 80 रुपीज जो है वो ए को पे कर देगा। राइट, सो इमीडिएटली कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी ए की। राइट, और जो बी है सी बी से जो पैसा है वो कलेक्ट करने का काम करेगा। जब ये सी है ये बी से सारा पैसा कलेक्ट कर लेगा, तो जो बाकी बचे 20 रुपए हैं वो भी ये ए को पे कर देगा और अपनी फीस काट लेगा। तो इस सर्विस को हम बोलते हैं फैक्टरिंग। और फैक्टरिंग से इमीडिएटली जो कैश है वो कंपनी को मिल जाता है, जिससे वो अपने रिसीवेबल्स को इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इक्विटी फाइनेंसिंग का एडवांटेज कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, इक्विटी फाइनेंसिंग डज नॉट रिक्वायर अ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। B is equity financing reduce financial risk by avoiding interest payment. C is equity financing allows promoters to retain complete control of the business. And D is equity financing improves the company's debt to equity ratio. तो हमें बताना है एडवांटेज कौन सा नहीं है। देखो जब हम इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो उससे डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि डेट कम नजर आता है, इक्विटी ज्यादा नजर आती है। इसके अलावा इक्विटी में हमें कैपिटल की रीपेमेंट नहीं करनी होती है। राइट, बिकॉज इक्विटी मीन्स ओनरशिप। इसके अलावा हमें इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी होती है, तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क कम होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कंप्लीट कंट्रोल बिजनेस का आ जाएगा। जो बिजनेस का कंट्रोल है बेसिकली वो सारे शेयर होल्डर्स के पास होता है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो ओनर्स होते हैं बिजनेस के। सो कंप्लीट कंट्रोल सिर्फ प्रमोटर्स के पास नहीं है। प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने इनिशियल कैपिटल बिजनेस में डाली है, तो सिर्फ प्रमोटर्स के पास सारा कंट्रोल रहेगा, ऐसा नहीं है। जो ओवरऑल शेयर होल्डर्स हैं हमारे सारे, उनके पास बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल रहता है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग के क्या एडवांटेजेस हमें होते हैं, इसमें कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती है। राइट, कोई एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। राइट, इसके अलावा जो सेवी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है बिजनेस में, उनका कनेक्शन हमें मिल जाता है, उनकी एक्सपर्टीज मिल जाती है, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा डालते हैं तो बिजनेस को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। राइट, इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये हमारा इंप्रूव हो जाता है, क्रेडिट स्कोर भी कंपनी का बेटर होता है। अगर डेट लेना हो तो वो भी कंपनी आसानी से ले सकती है। बैंकरप्सी का जो रिस्क है वो भी कम होता है इक्विटी फाइनेंसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर के थ्रू अगर हम फंड रेज करते हैं तो उसकी क्या लिमिटेशन है। ऑप्शन है हमारे पास, इट कैन ओनली बी इशूड फॉर मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ 6 मंथ्स।
बी है ओनली न्यू एंड मॉडरेटली रेटेड फर्म्स कैन इशू कमर्शियल पेपर्स. C is only financial sound and highly rated firms can issue commercial paper. And D is there is no limit on the amount of money that can be raised through commercial paper. तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें कमर्शियल पेपर की, तो कमर्शियल जो पेपर है उसकी लिमिटेशन बेसिकली ये है कि जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है वही कमर्शियल पेपर जो है वो रेज कर सकती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये यहाँ पर गलत जो है वो दी गई हैं. राइट. सो जो साउंड फाइनेंशियल कंपनीज होंगी जैसे कि कोई साउंड म्यूचुअल फंड्स है या कंपनीज हैं वो ही कमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर सकती हैं. हर कोई कंपनी जैसे कि स्मॉल कंपनीज है, एमएसएमईज हैं, इस तरह की कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. Next question is which of the following is not a characteristic of preference shares? So preference shares की characteristics कौन सी नहीं है ये हमें बताना है. Options है हमारे पास preference shareholders have a fixed dividend rate. B is preference shares typically have voting rights in the company meetings. C is preference shareholders have priority over equity shareholders in asset distribution during liquidation. And D is dividend on preference shares are paid before dividends on equity shares. तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास जो वोटिंग राइट्स हैं कंपनी की मीटिंग्स में वो नहीं होता है. राइट. इसमें हमारा फिक्स्ड डिविडेंड रेट जो है वो हो सकता है. राइट. इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है, साथ में जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है. तो बाकी सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हमें बताना था कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. Next question is the preference shares which enjoy the right to accumulate unpaid dividends in the future years in case of same is not paid during a year are known as. हमें बताना है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में जो डिविडेंड है वो नहीं दिया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो नेक्स्ट ईयर में भी वो मिल जाता है. राइट. तो इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्लेन वेनिला प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच आर द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनमें अगर आपको एक पर्टिकुलर ईयर में जो डिविडेंड है वो पे नहीं किया गया है, तो जो अनपेड डिविडेंड है वो फ्यूचर ईयर्स में हमें मिल जाता है. राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 2022 में जो डिविडेंड है अगर वो नहीं दिया गया है तो 2023 में वो डिविडेंड मिल जाएगा. अगर 2023 में भी नहीं दिया गया तो 2022 का डिविडेंड उन्हें 2024 में भी मिल सकता है. वो क्यूमुलेट जो है वो होता रहता है, इसलिए इनको बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. Next question is if a US investor wants to invest in an Indian company that trades on NSE, which type of security might they use to facilitate this investment in the US market? तो एक यूएस इन्वेस्टर है वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो एनएससी में ट्रेड करती है. राइट. तो कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो यूज करेगा जिससे वो इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में ही कर पाए, इंडियन मार्केट में नहीं करनी है, यूएस मार्केट में करनी है. ऑप्शन है बॉन्ड्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो दूसरी कंपनीज की होती हैं जो अमेरिका में लिस्टेड नहीं है. राइट. डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है लेकिन उनकी एडीआर यूएस मार्केट में लिस्ट कर दी जाती है, तो उसकी हेल्प से यूएस इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. जिसकी फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी बैंक की अगर हम बात करें तो एच डी एफ सी बैंक एनएससी में लिस्टेड है, डायरेक्टली बीएससी में लिस्टेड है. इसके साथ एच डी एफ सी बैंक की जो एडीआर है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है. सो अगर कोई यूएस इन्वेस्टर यूएस में बैठे एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसकी एडीआर यूएस मार्केट में यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकता है, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. Next question is the stated interest payment in dollars made on a bond each period is called the bond. तो हमें यहाँ पर बताना है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो डॉलर्स पे पे करी जाती है, राइट, उसे बॉन्ड की क्या कहा जाता है? कूपन,
फेस वैल्यू मेच्योरिटी या फिर यील्ड टू मेच्योरिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज कूपन। जो इंटरेस्ट पेमेंट हम बॉन्ड के ऊपर करते हैं उसको बॉन्ड की भाषा में कहा जाता है कूपन। तो ये आपने याद रखना है, जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है बॉन्ड में उसको कूपन बोला जाता है, और एक इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, राइट, ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, राइट। तो coupon is called the interest payment in the bond. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ एंगेजिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो जब कोई भी पर्टिकुलर कंपनी डोमेस्टिक बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है, सो कौन सा मेन बेनिफिट उसे होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास लिमिटेड मार्केट एक्सपेंशन, नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, सी इज एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर बेसिस, एंड डी इज हायर टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। देखो जब भी कोई कंपनी इस डोमेस्टिक जो उसका बिजनेस है वहां से वो इंटरनेशनल बिजनेस में जाती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो उसे होगा दैट इज एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर बेसिस। नए मार्केट का एक्सेस कंपनी को मिलता है, नए कस्टमर बेसिस का एक्सेस मिलता है, जिससे सेल्स ज्यादा होती है और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बनती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इज मोर प्रेवलेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस कंपेयर्ड टू डोमेस्टिक बिजनेस। देखिए जब भी कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक मार्केट को छोड़ करके इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होती है, तो कौन सा फैक्टर है जो उसके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड लीगल रेगुलेशंस, बी इज हायर लेवल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सी इज यूनिफॉर्म कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एंड डी इज मिनिमल लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कोई भी कंपनी जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएगी, इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होगी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होगा यहाँ पर इन दिए गए ऑप्शंस में से हायर लेवल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सो इंटरनेशनल बिजनेस में जब भी कंपनी एंगेज हो रही है तो सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी का रखना होता है, क्योंकि जब भी आप एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में, स्पेशली इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों की जो लैंग्वेज है, जो टेस्ट है, जो फैशन करने का तरीका है, जो उनके बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं या फिर एटीट्यूड्स हैं, या फिर जो उनकी प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है, और वो वेरिएशंस उनकी डिमांड को और फर्दर उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको इम्पेक्ट करती है। तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेसेस के कंटेक्स्ट में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is which entry mode involves a company granting another business the right to use its brand name and business model in exchange for fees। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मोड है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने का, जिसमें एक पर्टिकुलर बिजनेस अपनी ब्रांड नेम और बिजनेस मॉडल को यूज करने का राइट किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है इन एक्सचेंज फॉर फीस। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है लाइसेंसिंग, ज्वाइंट वेंचर, एक्सपोर्टिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी विच इज फ्रेंचाइजिंग, राइट। फ्रेंचाइजिंग हमारा एक ऐसा मोड होता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, जिसमें हम अपने बिजनेस मॉडल और ब्रांड नेम को यूज करने का राइट किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, राइट, और उसके बदले में हमें यहाँ पर फीस जो है वो मिलती है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। देखिए लाइसेंसिंग में क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी है वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करने का राइट किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है, उसमें कंप्लीट ब्रांड नेम और बिजनेस मॉडल नहीं आता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजिंग ज्यादा लीगल टर्म होती है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी प्रॉपर करवानी पड़ती है, लाइसेंसिंग में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी विच इज फ्रेंचाइजिंग। Next question is a company seeks to enter a foreign market with the goal of maximizing control over operations while minimizing financial risk. Which mode of entry should it avoid given this objective? तो देखिए यहाँ पर कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर होना चाह रही है, राइट, लेकिन उसका जो गोल है वो है कि मैक्सिमम कंट्रोल उसका ऑपरेशंस के ऊपर रहे, राइट। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि उसको जो फाइनेंशियल रिस्क है वो मिनिमाइज रखना है। तो कौन सा मोड ऑफ एंट्री है जो उसे अवॉइड करना है गिवन दिस ऑब्जेक्टिव। मोड्स हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड है, ज्वाइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, होली ओन सब्सिडरी एंड फ्रेंचाइजिंग। देखो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल रिस्क को आपको मिनिमाइज करना है, कंट्रोल की अगर हम बात करें, सो जब आप खुद का अन्य
बिजनेस सेटअप कर रहे हो, आप नई कोई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर होली ऑन सब्सिडरी आप लगा रहे हो, तो आपका कंट्रोल तो कहीं ना कहीं उस पर रहेगा, राइट। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, एंड दैट विल बी होली ऑन सब्सिडरी। होली ऑन सब्सिडरी क्यों? क्योंकि जब आप अपनी सब्सिडरी लगा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो मैनेजमेंट कंट्रोल तो आप इसके ऊपर एग्जर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, वो आपकी पेरेंट कंपनी रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताई गई है कि आपको जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको मिनिमाइज करते हुए चलना है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क जो है वो मिनिमाइज करना है, तो क्या अवॉइड आपको करना है? आपको होली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास मेंशन है, इन तीनों में अगर हम देखें, तो होली ओन्ड सब्सिडरी ही हमारा एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस है जिसमें फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज्यादा होगा। फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि कंपनी को यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आएगी अगर उसे फुल प्रेजेंस अपनी फॉरेन मार्केट में लेकर के आनी है। तो क्योंकि फुल प्रेजेंस लेकर के आनी है, हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो उससे जो फाइनेंशियल रिस्क है कंपनी का वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अगर फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो होली ओन्ड सब्सिडरी को यहाँ पर अवॉइड करके कंपनी को चलना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, which entry strategy is most likely to expose a firm to greater cultural differences and require deeper understanding of local market preferences? So देखिए डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा मोड होगा जिससे एक कंपनी जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस के लिए एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि उसको कल्चरल डिफरेंसेस को फेस करना पड़ेगा। और अगर उस मोड से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना है, तो जो लोकल मार्केट प्रेफरेंसेस हैं उसकी कंपनी, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वहां पर चाहिए होगी। ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, फ्रेंचाइजिंग एंड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में करते हैं, जो भी आपके ऑपरेशन हैं उन्हें आप स्क्रैच से जब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। लेकिन जब ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी फॉरेन नेशन में, तो उसको बोला जाता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये टर्म भी आपने याद रखनी है। सो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जब एक कंपनी करेगी, जब स्क्रैच से आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो लोकल मार्केट होगा, जो कल्चरल नुएंसेस हैं, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, वो ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड वहां पर करना पड़ेगा, राइट। सो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के केस में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लोकल मार्केट की कंपनी को चाहिए। Next question is, contract manufacturing is essentially beneficial when a company seeks to. So contract manufacturing के थ्रू भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस में कंपनीज एंटर करती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कंपनी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रहेगा। ऑप्शंस है हमारे पास, establish a long-term market presence through direct ownership. B is transfer manufacturing risks to third party while focusing on core competencies. C is maximize control over intellectual property during production. And D is avoid all cost associated with regulatory compliance in the foreign market. So ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है, लेट्स सपोज एक कंपनी है, कंपनी ए इंडिया में कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी चाहती है कि उसे यूएस में एक अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। सो कंपनी ए क्या करेगी, जो इंडिया में है, कि यूएस में एक और प्लेयर को ढूंढेगी। लेट्स सपोज इन्होंने एक बी प्लेयर ढूंढा, अब ये बी प्लेयर क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ए दे देगी कि आप हमारे बिहाफ से यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करिए, राइट। इसके लिए ये बी को पेमेंट करेंगे और इनकी जो ए की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यूएस में यहाँ पर हो जाएगी। तो कंपनी खुद यूएस में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, एक थर्ड पार्टी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे रही है जो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? क्योंकि इट में पॉसिबल है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका रॉ मटेरियल यूएस में ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है और वहां पर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम पड़ रही है। सो डायरेक्टली खुद ना जाते हुए वहां की ही किसी पार्टी को ढूंढो और वो आपके बिहाफ पे वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये कंपनी कब करना चाहेगी? जब उसे लगता है कि किसी दूसरी कंट्री में अगर वो डायरेक्टली जाएगी तो उससे काफी सारा जो फाइनेंशियल रिस्क है वो फेस करना पड़ेगा, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है ओवरऑल वो कम हो जाए, एट द सेम टाइम वो अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस कर पाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी।
Next question is which of the following is the key reason why a certificate of origin is required by custom authorities in the importing country? देखो जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है, तो उसमें एक बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। राइट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कस्टम अथॉरिटीज जो होती हैं इंपोर्टिंग कंट्री की, वो उनको क्यों चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। तो टू असेस द कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द गुड्स, बी इज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्सपोर्टर, C is to determine the quality of goods being imported. D is to ensure the goods are shipped through the correct transportation route. तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें बताता है कि कौन सी कंट्री से पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया है। जैसे मान लो इंडिया में प्रोडक्ट जो है वो बना है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें क्या बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। सो कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ्स को जो ओरिजिन ऑफ द गुड्स है उसके बेस पर असेस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को यूज करती हैं टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल ड्यूटीज, टैक्सेस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट, एज वेल एज अदर टैरिफ्स, राइट। तो इसकी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की हेल्प से ये सारी चीजें डिटरमाइन करी जाती हैं। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स में। Next question is dash a type of bill of exchange wherein the drawer of the bill of exchange instructs the bank to hand over the relevant documents to the importer only against acceptance of bills of exchange। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स में होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के हमारे बिल हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें जो ड्रॉयर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, राइट, वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि अगर आपको जो बिल ऑफ अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो एक्सेप्टेंस है वो मिल जाती है, राइट, तो जो हमारा इंपोर्टर है आप उसको जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो हैंड ओवर कर सकते हो। ऐसा इंस्ट्रक्ट जो है वो पर्सन कर सकता है टू द बैंक। वो कौन सा ड्राफ्ट जो है वो होता है, कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है? ऑप्शन है हमारे पास साइट ड्राफ्ट, यूसेंस ड्राफ्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या फिर डॉक चलान। सो याद रखेंगे जब बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को इशू कर दीजिए अगर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाती है, तो इस तरह के ड्राफ्ट को हम बोलते हैं यूसेंस ड्राफ्ट। तो ये टर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is, a global companies are entering a market with highly restrictive foreign ownership laws and wants to avoid the complexity of establishing a local subsidiary. Which mode of entry is more likely to satisfy both objectives? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ग्लोबल कंपनी है जो एक नए मार्केट में एंटर करना चाह रही है with highly restrictive foreign ownership laws, right, and want to avoid the complexity of establishing a local सब्सिडरी। तो जो लोकल सब्सिडरी है उसको बिल्ड करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कंपनी यहाँ पर अवॉइड करना चाह रही है। सो कौन सा यहाँ पर तरीका है वो अपनाएगी? और कंट्री में रिस्ट्रिक्टिव फॉरेन ओनरशिप लॉज भी हैं, राइट। ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ज्वाइंट वेंचर विद लोकल पार्टनर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ज्वाइंट वेंचर विद लोकल पार्टनर। क्यों? क्योंकि देखो मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसको ऐसी कंट्री में बिजनेस करना है, उसे ऐसी कंट्री में एंटर होना है जहां पर रिस्ट्रिक्टिव फॉरेन ओनरशिप लॉज हैं, यानी कि काफी रिस्ट्रिक्टिव है एक पर्टिकुलर बिजनेस को ओन करना। उसके साथ ही लोकल सब्सिडरी अगर आप बनाएंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाएंगी, वो आपको अवॉइड करनी है। तो उससे बेहतर है कि वहां पर आप कोई लोकल पार्टनर ढूंढिए और उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करिए। उससे इजी आपके लिए रहेगा, जो रिस्ट्रिक्टिव फॉरेन ओनरशिप लॉस हैं वो भी वायलेट नहीं होंगे। इसके अलावा जो सब्सिडरी आपको अलग से बनानी थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में भी नहीं जाना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑप्शन इस केस में रहेगा ज्वाइंट वेंचर विद ए लोकल पार्टनर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस इन इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस? तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस में प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास रिटन रिक्वेस्ट बाय एन इंपोर्टिंग फर्म टू द एक्सपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस। B is document that contains details as to the quality, grade, design, size, weight and price of the export product. C is
document in which the buyer यानी कि importer orders for the supply of requisite goods to the supplier which is exporter, and D is document prepared and signed by the master of the ship acknowledging the receipt of goods on board. So इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है उसमें जो भी प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट किया जा रहा है एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी है, ग्रेड है, डिजाइन, साइज, वेट और प्राइस, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन्ड होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. Who has given the above definition? So यहाँ पर एक definition management की दी हुई है जिसमें बहुत सारे management के characteristics involved हैं, जैसे कि management एक process है, किस चीज़ की process है जिसमें planning है, organizing है, actuating है, controlling है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस की, सो दैट जो हमारे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकें और जो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अटेन कर सकें। तो इस डेफिनेशन को किसने दिया था? तो इस डेफिनेशन को दिया था हाराल्ड कुंसस और हेंक वेनरिक ने। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है मैनेजमेंट की जो आपको पता होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। Next question is management is often described as the multi-dimensional activity. Which of the following dimensions is part of this concept? तो बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। हमें बताना है कि ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी क्यों है। ऑप्शन है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पीपल, प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन, B is management of individuals, systems and processes. C is management of work, people and operations. D is management of strategy, risk and data. So इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बोला जा रहा है मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, यानी कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सो बहुत सारे डायमेंशंस हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल्स हैं, हमें इंडिविजुअल्स को मैनेज करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करना है और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमें मैनेज करना है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे सो इंडिविजुअल, सिस्टम एंड प्रोसेसेस में ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आ जाएंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is the idea that management principles can be derived from systematic study and research aligns with which feature of science। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम सिस्टमेटिक स्टडी से और जो रिसर्च है उससे डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये साइंस के कौन से फीचर को बता रहा है? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हैं प्रिडिक्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, B is complete unpredictability in decision making, C is personal judgment as the foundation of decision making, and D is absence of general laws of गाइडलाइंस। तो देखिए अगर हम साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर चीज जो यहाँ पर स्टडी में मेंशन है कि एक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम सिस्टमैटिक स्टडी से और रिसर्च से डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो देखिए क्या है, जब भी हम किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसके ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जब हमने करी तो हमारे पास एनफ डेटा होता है, हम प्रिडिक्टेबिलिटी उसमें ला सकते हैं, यानी कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर सिचुएशन अगर होगी तो क्या वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस तरह की सिचुएशन वहां पर हो सकती है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास आ रही है तो उस सिचुएशन में हमारे एम्प्लॉयज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो सकती है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी वहां पर आ जाती है। और जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री में अप्लाई होंगे, विद सम चेंजेस यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इन प्रिंसिपल्स की होती है। जिसकी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा ये हर जगह ही अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो इंडिया हो या फिर यूएस, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का आउटकम कौन सा नहीं है, ध्यान रखना है, नॉट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास बेटर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, बी इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद फ्यूअर कन्फ्लिक्ट्स,
C is increased autonomy of individual departments with minimal interaction and D is improved efficiency through the integration of efforts। तो हमें बताना है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का आउटकम कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जब इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी को क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन है वो ज्यादा रहता है और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो उससे जो ऑटोनॉमी है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो डिक्रीज होगी, राइट। ऑटोनॉमी इंक्रीज नहीं होगी, एक शेयर्ड कल्चर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में और जो इंटरेक्शन है डिपार्टमेंट्स के बीच में वो बढ़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो रहा है। इसलिए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is the focus on employee well-being and mental health in the 21st century has emerged due to। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 21st सेंचुरी में ऑर्गेनाइजेशंस का जो फोकस है वो एम्प्लॉय वेलबींग और मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा है, यानी कि एम्प्लॉयज के वेलबींग के ऊपर फोकस करा जा रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कंपनीज फोकस कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। द डिमिनिशिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, B is recognition that employee satisfaction and productivity are closely linked, C is a reduction in workplace stress and pressure, and D is a shift away from valuing emotional intelligence in the management। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी में, आज की डेट में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर हम बात करें सो एम्प्लॉय वेलबींग और मेंटल हेल्थ के ऊपर कंपनीज फोकस कर रही हैं, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया कि इम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन जब रहती है, जब जो इम्प्लॉयज हैं वो वेलबींग की स्टेट में रहते हैं, मेंटली वो खुश रहते हैं, वो एक सेटिस्फेक्शन की स्टेट में रहते हैं, तो उससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है वो एनहांस होती है और अल्टीमेटली ये कंपनी का जो प्रॉफिट है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी एनहांस करती है। इसलिए कंपनीज जो है वो फोकस कर रही हैं ऑन द एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी से बढ़ती है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को अचीव करने में हेल्प मिलती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें मैनेजमेंट थिंकर्स दिए गए हैं और उनके रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, हमें यहाँ पर मैच करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। थिंकर्स में हमारे पास है फ्रेडरिक एंड डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर एंड एल्टन मायो, और दूसरी तरफ इनके कंट्रीब्यूशंस मेंशन्ड हैं। देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है इसको दिया था मैक्स वेबर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दी है हेनरी फ्योल ने, राइट। इसके अलावा हॉथरन स्टडीज एंड ह्यूमन रिलेशंस, इसको दिया था एल्टन मायो ने, और साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर दी है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ए के साथ हम मैच कर रहे हैं 4 को, बी के साथ 2, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 3। Next question is which of the following is the criticism often directed towards Taylor's principles of scientific management, right? टेलर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दी उसका क्रिटिसिज्म करा जाता है, तो क्यों करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास। इट प्रमोट्स एक्सेसिव वर्कर ऑटोनॉमी लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज, बी इज इट फोकसेस टू मच ऑन ह्यूमन रिलेशंस एंड नॉट enough on productivity, C is it tend to treat workers like machines, reducing individual creativity and job satisfaction. And D is it discourages standardization of processes, leading to inconsistent performance. So देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दी, जो कहती है कि हमें साइंटिफिक तरीके से काम करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर अप्रोच में, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में एक कमी है कि ये जो ह्यूमंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको मशीन की तरह जो है वो ट्रीट करने लग जाता है, जिससे इंडिविजुअल क्रिएटिविटी कम होती है, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर फोकस कम करा जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम होती है और एम्प्लॉयज वेलबींग की स्टेट में नहीं रह पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट। इसीलिए इस पर्टिकुलर अप्रोच को क्रिटिसाइज किया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्योल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, हमें बताना है कि उसमें से जो एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड को डिस्क्राइब कर रहा है।
ऑप्शन है हमारे पास, अ वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मल्टीपल सुपरवाइजर टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। B is an employee should receive orders from only one superior to avoid confusion and conflict. C is an employee should have freedom to choose which manager to report to. And D is workers should follow orders from both top management and lower level supervisors equally. So इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एक टाइम पर एक ही जो उनका सुपीरियर है उससे ऑर्डर मिलना चाहिए, उसी से इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इससे जो है वो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, जो कन्फ्यूजन है और जो कन्फ्लिक्ट है वो दूर होता है, राइट। सो अगर बहुत सारे सुपीरियर से एक एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन मिलेगी सो वहां पर इनएफिशिएंसीज आएंगी, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो जो एम्प्लॉयज हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि वो किस ऑर्डर को पहले माने। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is the principle of subordination of individual interest to general interest implies. So हमारे मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है subordination of individual interest to general interest। ये क्या इम्प्लाई करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, employees should prioritize their own interest over the organization goals. B is the interest of the organization should take precedence over the personal interest of employees. C is workers are free to pursue personal goals during working hours. And D is managers should balance personal and organizational interest equally. So इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया था और इन्होंने कहा कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें हमें पहले रखना है, उसके बाद हमारे इंडिविजुअल गोल्स आएंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is which of the following best describes the purpose of motion study in scientific management, right? So इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि मोशन स्टडी का क्या पर्पस है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ऑप्शंस है हमारे पास, टू एनालाइज एंड स्टैंडर्डाइज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट ए टास्क। B is to ensure workers are paid based on number of tasks completed. C is to study the emotions and psychological behavior of workers during task. And D is to reduce unnecessary movements and improve efficiency इन परफॉर्मिंग टास्क। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मोशन जो स्टडी है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वो ये इंप्लाई करती है कि जो टास्क हैं हमारे उन्हें हमें इस तरह से परफॉर्म करना है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आए और उसके लिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स चल रही हैं, वो मूवमेंट्स हमें नहीं होने देनी है। इसको बोला जाता है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टास्क रहता है कि जो अननेसेसरी एक्शंस हैं उनको हमें एलिमिनेट जो है वो कर देना है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following best reflects the concept of contingency planning in the context of management? So management में contingency planning का क्या मतलब होता है बेसिकली ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, डेवलपिंग बैकअप प्लान्स इन केस इनिशियल प्लान्स फेल्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। बी इज setting specific goals and objectives for long-term performance. C is allocating resources effectively to execute the primary plan. And D is creating a flexible plan that allows employees to choose their preferred course of action. So देखिए contingency plan का मतलब क्या होता है? contingency plan का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए जो हमने प्लान ना करी हो, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाएं जो हमारे प्राइमरी प्लान को डिसरप्ट कर दें, तो उस टाइम पर एक अल्टरनेटिव प्लान हमारे पास होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is what is the primary purpose of developing alternative courses of action during the planning process? तो alternative course of action जब हम बनाते हैं planning process में वही बात है एक तरह से contingency planning। उसका purpose basically क्या होता है? Options है हमारे पास, to reduce cost associated with planning. B is to ensure that organization has options to choose from in case of unforeseen circumstances. C is to satisfy regulatory requirements. And D is to make the planning process more complex. तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, बहुत आसान है आंसर करना, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, उनके साथ हम अच्छे से डील कर पाएं, वो हमारा पर्पस रहता है एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनाने का, जिसको हम कॉन्टिजेंसी प्लान भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का की एलिमेंट कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। सबसे पहले मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली दैट इज प्लानिंग। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग में हमारा फोकस होता है कि जो हमने प्लान करा है उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो उसका की एलिमेंट कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, गोल सेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो देखिए इन ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, सो डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का पार्ट है। लेकिन जो गोल सेटिंग है ये हमारे प्लानिंग का पार्ट होता है, ना कि ऑर्गेनाइजिंग का। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which of the following organizational structures is characterized by grouping employees based on specific task or functions। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो एम्प्लॉयज है उनको हम ग्रुप कर देते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन जो उनको परफॉर्म करने हैं। ऑप्शंस है हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे आर गोइंग टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन या फिर ऑपरेशंस फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लब कर देते हैं फंक्शंस को। राइट आंसर हमारा होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर बी। Next question is what is a significant advantage of using external recruitment sources? So जब भी कोई कंपनी रिक्रूटमेंट करती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंटरनल सोर्सेज का यूज कर सकती है रिक्रूटमेंट के लिए जैसे कि एम्प्लॉय रेफरल, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से रिक्रूटमेंट करी जाती है। तो क्या एडवांटेज है कंपनी को होता है जब वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज का यूज करती है फॉर द रिक्रूटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास रिड्यूसेस ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर न्यू हायर्स, B is fosters a culture of loyalty and commitment among employees. C is brings in new skills, ideas, and perspectives that may not exist within the organization. And D is minimizes the time spent on the hiring process. राइट, सो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज हम क्यों करते हैं, कंपनीज क्यों यूज करती हैं, क्योंकि टू ब्रिंग न्यू स्किल्स, आइडियाज एंड परस्पेक्टिव्स दैट मे नॉट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नई स्किल्स, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए परस्पेक्टिव्स ये पॉसिबल है कि ना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में आए, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कंपनीज करती हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is dash is a measure of individual's potential for learning new skills and indicates the person's capacity to develop। तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा टेस्ट है जो एक इंडिविजुअल का जो लर्निंग पोटेंशियल होता है नई स्किल को सीखने का, या फिर उसकी कैपेसिटी टू डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल, उसको मेजर करता है। ऑप्शंस है हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक नई स्किल को सीख सकता है या फिर नहीं। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड ये मेजर नहीं करता कि आपको रिसर्च का कितना नॉलेज है, ये मेजर करता है कि आप में एप्टीट्यूड कितना है, क्या इस नई स्किल को आप सीख सकते हैं। राइट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is Maslow's theory is based on several assumptions. Which of the following is not one of them? तो मास्लो की जो थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी है, वो कुछ assumptions पे बेस्ड है। हमें बताना है कि कौन सी assumption उसकी नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास People's behavior is influenced by their needs and satisfying those needs influences their action. B is satisfied need can no longer motivate a person, only the next higher level need can motivate him. C is people's needs are arranged in a hierarchical order, starting from basic needs to higher level needs. And D is individuals can achieve self-actualization without first satisfying lower level needs. Right? So जो assumption है मास्लो की थ्योरी की वो नहीं यहाँ पर बोली गई है, कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। जो assumption है वो ऑप्शन नंबर डी में जो दी गई है ये assumption नहीं है।
डी में बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं विदाउट सेटिस्फाइंग देयर लोअर लेवल नीड्स। लेकिन मास्लो ने कहा था कि अगर आपको हायर लेवल ऑर्डर की जो नीड्स हैं, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर एस्टीम नीड्स, उनको अगर आपको अचीव करना है तो जरूरी है उससे पहले आपकी जो लोअर लेवल की नीड्स हैं पूरी, राइट। सो मास्लो ने कहा कि जो लोगों का बिहेवियर है वो कुछ नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। और जो सेटिस्फेक्शन है उन नीड्स को पूरा करने की वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। और जो भी ये नीड्स हैं ये हायरार्किकल ऑर्डर में एक इंसान जो है वो पूरी करता है, राइट। और अगर कोई एक नीड है वो एक इंसान की पूरी हो चुकी है तो अब वो नेक्स्ट हायर लेवल नीड फुलफिल करने की कोशिश करेगा, राइट। और इसके अलावा बोला गया कि हायरार्की में आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना है तो उससे पहले आपको जो लोअर लेवल की नीड्स हैं वो अचीव करनी पड़ेंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is, which leadership style is primarily concerned with inspiring and motivating employees to achieve their full potential and embrace change? So कौन सा leadership style है जिसमें जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करता है और हेल्प करता है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव करें और चेंज को एम्ब्रेस करें। ऑप्शन है हमारे पास लेसिस फेयर, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर ब्यूरोक्रेटिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें एक लीडर अपने फॉलोअर्स को, जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं, उनको मोटिवेट करता है, राइट, उनको इंस्पायर करता है, राइट। एक तरह से आप कहें तो एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस होता है उस लीडर का, यानी कि वो खुद करके दिखाता है कि किस तरह से आपको चीज़ों को अचीव करना है। और एक पॉजिटिव विजन रहता है फ्यूचर के लिए जिसको जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करते हैं। और ये जो लीडर है ये चाहता है कि इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करें, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, which type of barrier occurs when a sender uses jargon or technical language that receivers does not understand? So अगर आप communicate कर रहे हो किसी person के साथ और आप jargons use कर रहे हो, यानी कि technical language use कर रहे हो किसी particular field की जिसको सामने वाला नहीं समझता है, तो किस type का communication barrier occur होगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स अगर होते हैं कम्युनिकेशन में जब आप टेक्निकल जार्गन्स का यूज कर देते हो या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के बैरियर्स को हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। Next question is, which step in the controlling process involves identifying deviations from established performance standards? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप है जिसकी हेल्प से हम डेविएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और जो हमारी एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस होती है उसके साथ में बेसिकली एक तरह से हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, बी इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड डी इज एनालाइजिंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसीज। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसीज। हम परफॉर्मेंस में जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस थी उसके कंपैरिजन में क्या डेविएशंस हमारे काम में आई हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is, in financial management, the concept of time value of money is crucial. Which of the following statement best captures this concept? So we all know financial management में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है which is called time value of money. तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस एज इंटरेस्ट रेट राइज, next statement is, the dollar today is worth more than a dollar in the future due to its potential earning capacity. The value of money remains constant over time if invested wisely. So इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि आज जो आपके पास पैसा है कल उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, राइट। जितना सामान मैं आज 100 रुपए में खरीद सकता हूं, अगर इसी 100 रुपए से मैं कुछ सामान खरीदने जाऊंगा आज से 2 साल के बाद, तो मैं उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो चुकी होंगी। और इसी को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
Next question is which of the following financial management functions involves determining the best sources and uses of funds for an organization. So क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें ये डिटरमाइनिंग द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शामिल है, यानी कि हमें बेस्ट सोर्सेज को डिटरमाइन करना है और जो फंड्स हैं उसका इफेक्टिवली यूज करना है, ये शामिल है। ऑप्शंस है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट या फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वहां पर हम बेस्ट सोर्स को डिटरमाइन करते हैं एंड द यूज ऑफ फंड्स, इसमें हमें डिटरमाइन करना होता है कि हम डेट से फाइनेंस करेंगे या इक्विटी से फाइनेंस करेंगे, राइट। और हमारा डेट और इक्विटी का जो पोर्शन है, जो रेशियो है, वो क्या रहना चाहिए, ये सारे फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। हेंस आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is what role does financial planning plays in the overall financial management of an organization? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किस तरह का रोल प्ले करती है इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शंस है हमारे पास। It primarily focuses on historical financial performance. B is it sets long-term objectives and outlines strategies for achieving them. C is it involves daily cash management to ensure liquidity, and D is it is exclusively concerned with investment decisions. So इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा फोकस होता है एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना, देन डिसाइड करना कि उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे और उसके लिए आउटलाइन स्ट्रेटजीज आउटलाइन करना। सो दिस इज द main purpose of financial planning. Hence, the right answer will be option number B. Next question is in the context of working capital management, which of the following is the key focus? So working capital management का key focus क्या होता है, ये हमें बताना है। हमारे options हैं long term investment opportunities, B is managing the company's fixed assets, C is ensuring the availability of cash to meet short term obligations, and D is setting strategic growth objectives, right? So working capital का main focus होता है on ensuring the availability of cash to meet the short term obligations, कि जो हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं हमारे रिलेटेड टू द कैश, उसको हम हैंडल करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। यानी कि जो भी हमारी करंट एसेट्स होंगी, जो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज होंगी, इनसे रिलेटेड जो भी हम मैनेजमेंट करेंगे रिलेटेड टू द डेली कैश फ्लो ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which of the following best describes the relationship between capital structure and the cost of capital? So capital structure और cost of capital के बीच की जो relationship है उसको कौन सा ऑप्शन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास। Higher debt typically increases the overall cost of capital. B is a balanced capital structure minimizes the cost of capital while maximizing value. C is the cost of capital is unaffected by capital structure decisions, and D is capital structure should solely prioritize equity financings to minimize risk. So इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सो देखिए, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसके बीच का रिलेशन ये है कि अगर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड होगा, यानी कि उसमें जो हमारा डेट का पोर्शन है इसके साथ जो हमारा इक्विटी का पोर्शन है, राइट, ये हमें इस तरह से लेकर के आना है ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम आए और वैल्यू हमें मैक्सिमम मिले, राइट। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि अगर हम एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रखेंगे, हमारा इक्विटी और डेट का बैलेंस सही होगा, तो वहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी कि WACC, वो कम आएगी और हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होगी। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is what is a significant risk associated with a high level of debt financing in capital structure management? So अगर हम capital structure में अपने जो debt financing है उसका high level रखते हैं तो उसमें कौन सा जो risk है वो significant होगा? Options are decreased liquidity, then is higher operational cost, financial distress and bankruptcy risk, and D is lower interest expenses. So this question's right answer is option number C.
अगर हम हाई डेट यूज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो रिस्क है कंपनी के लिए, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बैंकरप्सी रिस्क। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डेट रख रहे हो तो इट इज पॉसिबल कि उस डेट की सर्विस करते टाइम, डेट की सर्विस करने का मतलब है जो भी इंटरेस्ट आपको चुकाना है, जो भी ईएमआई उसकी एक कंपनी को चुकानी पड़ेगी, तो जो भी डेट पे इंटरेस्ट पे करना है, अगर कुछ कंपनी में हो जाता है, कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस हो जाती हैं और उस इंटरेस्ट को कंपनी पे नहीं कर पाती है, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ जाएगी, बैंकरप्सी भी हो सकती है। इसलिए डेट फाइनेंसिंग में ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is which of the following statements accurately reflects a key decision involved in capital budgeting? So capital budgeting का key decision के बारे में हमें यहाँ पर बताना है, capital budgeting में क्या key decision जो है वो लिया जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास, it is concerned with daily cash management. Next is it primarily focuses on historical data analysis. C is it involves forecasting future cash flows and assessing the risk of investment projects. And D is it aims to determine the optimal dividend payout ratio. So देखिए जो कैपिटल बजटिंग है, these decisions are basically concerned with the investment decisions. हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, it involves forecasting future cash flows and assessing the risk of investment projects. यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हमें ले रहे हैं, जहां पर हमें अपना पैसा डालना है, उनमें क्या रिस्क है, राइट, और फ्यूचर में हमारे पास कैश फ्लोज उनका कितना आएगा, उसकी बेसिकली एनपीबी को कैलकुलेट करना हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग ए कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी? तो जब कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है, यानी कि ये डिसाइड करती है कि उसे कितना डिविडेंड पे करना है, या फिर डिविडेंड ना पे करके उसको रिटेन्ड अर्निंग्स रखना है, राइट, तो कौन सा फैक्टर होगा जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा व्हाइल डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म? ऑप्शन है हमारे पास, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लेवल्स, राइट, मार्केट कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो सबसे ज्यादा ध्यान कंपनी को इस केस में देना है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से ही कंपनी ये डिसाइड करेगी कि उसके पास डिविडेंड पे करने की एबिलिटी है या फिर नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है या फिर नहीं है। तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिसाइड करेगी कि आप डिविडेंड पॉलिसी क्या रखोगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इंपैक्ट्स इट्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? सो एक कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को कैसे इंपैक्ट करती है? ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रिक्टर क्रेडिट पॉलिसीज लीड्स टू इंक्रीज्ड कैश फ्लोज, B is a relaxed credit policy can enhance sales but may increase accounts receivables. C is credit policy have no impact on working capital. And D is stricter credit policies eliminate the need for the working capital management. So देखिए क्रेडिट पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो अगर एक कंपनी रिलैक्स्ड क्रेडिट पॉलिसी रखेगी तो उससे सेल्स तो बढ़ जाएगी। रिलैक्स्ड क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि आप उधार के ऊपर सामान काफी आसानी से बेच रहे हो, सो उधार पे आप सबको सामान दोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल्स है उस केस में वो सेल्स बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि आपकी जो बैड डेट्स हैं वो भी बढ़ जाएं, राइट, आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो भी बढ़ जाएं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is when a company decides to finance its operations through retained earnings, what is the primary benefit? So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने की कोशिश करती है थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग्स, सो प्राइमरी बेनिफिट उसका कंपनी को क्या मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास, डिक्रीज्ड मार्केट शेयर, इमीडिएट एक्सेस टू कैश, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, या फिर हाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। देखिए जब हम रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू फाइनेंस करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो हमें मिलता है दैट इज नो डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी। हम हमारी जो इक्विटी है उसका डाइल्यूशन नहीं होता है, हमारे ओनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता है, यानी कि ओनर्स नहीं बढ़ते हैं। आप नई इक्विटी लेकर के आओगे मार्केट में तो उससे आपकी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट होगी, ओनरशिप डाइल्यूट होगी। लेकिन जब आप खुद के पैसे से ही ऑपरेशंस को फंड कर रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग के हेल्प से अपने ऑपरेशंस को फंड कर रहे हो, तो उससे जो ओनरशिप है उसका डाइल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। सो मार्केटिंग प्रोसेस के स्टेप्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले मार्केटिंग के प्रोसेस में हमारा क्या आता है, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, हमें मार्केट को और अपने कंज्यूमर्स को एनालाइज करना होता है। तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा, उसके बेस के ऊपर हम डेवलप करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने के बाद वी विल डेवलप अवर मार्केटिंग
टेक्निक्स यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इसको हम डेवलप करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो भी हमने मार्केटिंग प्लान बनाया होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम मार्केटिंग जो भी हमारे एफर्ट्स होंगे उनको इवेल्युएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर होगी 2, 1, 4, 3 एंड 5, जो दी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, मार्केटिंग फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स while सेल्स फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। B is sales aims at understanding customer needs while marketing solely focus about product distribution. C is marketing focuses only on product development while sales focuses on customer relationship management. And D is marketing is about creating demand by identifying and meeting customer needs while sales focuses on converting that demand into purchase. So हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा कोर डिफरेंस है मार्केटिंग और सेल्स के बीच में वो ये है कि मार्केटिंग में हमारा फोकस होता है कि हम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनको समझे, राइट। और सेल्स में हमारा फोकस होता है सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसको फाइनल कंज्यूमर तक सेल करना। इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following statements correctly differentiates between various marketing orientations। So हमारी marketing की different orientation है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर correctly उनको differentiate कर रहा है। First option है the product orientation focuses on product quality and innovation while the market orientation emphasizes identifying and satisfying the customer needs for long-term profitability. B is the market orientation revolves around aggressive selling technique while production orientation prioritize maximizing profit margins. C is the sales orientation is concerned with customer value creation whereas the market orientation ignores competition and customer needs. And D is the product orientation focuses on satisfying customer needs while the sales orientation emphasizes innovation and continuous improvement. So इन ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्योंकि देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन ओरिएंटेशन आई थी जिसमें बोला जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, अपनी कॉस्ट को कम लेकर के आओ। फिर आई हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन जिसने कहा कि हम प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज बनाएंगे, इनोवेशन के ऊपर फोकस किया। उसके बाद सेल्स ओरिएंटेशन आई जिसने कहा कि हमें एग्रेसिव सेलिंग करनी है। और फिर आई हमारी मार्केट ओरिएंटेशन यानी कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन जिसमें फोकस किया गया कि हमें कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को समझना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना है और इंश्योर करना है हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को। Next question is which of the following correctly reflects the essence of societal marketing concept। तो societal marketing concept के को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट बैलेंसेस कंपनीज प्रॉफिट, कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटल वेलफेयर फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। B is it prioritizes customer needs over societal welfare, ensuring immediate satisfaction for customers. C is the societal marketing concept focuses on providing the best product at the lowest cost, regardless of environmental impact. And D is it emphasizes aggressive marketing strategies that satisfy consumer demand, even it leads to environmental degradation. So देखिए सोसाइटल मार्केटिंग का हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट दी गई है, आप काफी आसानी से इसको समझ सकते हैं। सोसाइटल मार्केटिंग का मतलब है कि जो हमारे कस्टमर नीड्स हैं हमें उन्हें भी मेट करना है, जो सोसाइटल वेलफेयर है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमें बनाना है सोसाइटी के लिए, जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छे हों, जिससे हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is dash are those consumer goods where buyers devote considerable time to compare the quality, price, style, suitability, etc. at several stores before making final purchase। तो वो कौन से हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन सी ऐसी कंज्यूमर गुड्स होती हैं जिनको जब एक बायर ने खरीदना होता है तो वो काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा, क्वालिटी, प्राइस और स्टाइल को कंपेयर करेगा, सूटेबिलिटी को कंपेयर करेगा और काफी सारे स्टोर्स में देखेगा भी फाइनल परचेज से पहले। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स या फिर स्टेपल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स।
शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदने के लिए जो कंज्यूमर है काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर भी करता है, सेवरल स्टोर्स में कंपेयर करता है बिफोर द फाइनल परचेज। इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए या फिर ज्वेलरी है, फर्नीचर है, टेलीविजन है या मोबाइल फ़ोन है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is dash is a name, term, sign, symbol, design or some combination of them used to identify the product, goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. Right? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो कि एक नेम भी हो सकता है, टर्म, साइन हो सकता है, सिंबल, डिजाइन या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर सेलर को पहचान सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे कंपटीटर से। हमारा यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड या फिर एडवर्टाइजिंग कॉपी। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ ब्रांड। ब्रांड क्या है? ब्रांड हमारा एक नेम भी हो सकता है, राइट, ये साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस या किसी सेलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके कंपटीटर से। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एडवर्टाइजमेंट। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन कर रहा है? हमारा पहला ऑप्शन है अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग takes place that involves an interactive relationship between the seller and the buyer. B is short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or service. C is paid form of communication, that is the sponsor has to bear the cost of communicating with the prospect, या फिर all of the above. तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन बहुत ही अच्छी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी एडवर्टाइजिंग की। इन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, जो नॉन पर्सनल होता है, राइट। मास मीडिया का इसमें हम यूज करते हैं काफी ज्यादा लोगों तक गुड्स या फिर जो सर्विस का मैसेज है पहुंचाते हैं, और इसमें एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, यानी कि ऐड देखकर आप ये पहचान सकते हो कि ये पर्टिकुलर ऐड किस कंपनी की है, राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ए ऑप्शन में दिया गया है इट इज पर्सनल सेलिंग, बी में जो दिया गया है इट इज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड विद क्वाइनिंग द टर्म मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स ये जो टर्म है ये किसने क्वाइन करी है? ऑप्शन है नेल वॉर्डन, फिलिप कॉटलर, पीटर ड्रकर या फिर जेरोम मकार्थी। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेल वॉर्डन ने मार्केटिंग मिक्स को 1940s में सबसे पहले क्वाइन किया था। इसके अलावा जो 4 पीस का हमारा कंसेप्ट आता है जो मार्केटिंग मिक्स में ही है, इसको आगे चल करके रिफाइन किया था जेरोम मैकार्थी ने। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following factors is least likely to directly influence the pricing of a product? So एक जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे कम इन्फ्लुएंस करेगा? ऑप्शन है हमारे पास द ब्रांड्स इमेज एंड पोजिशनिंग इन द मार्केट, बी इज द लोकेशन ऑफ द कंपनीज हेडक्वार्टर्स, सी इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डी इज द टारगेट मार्केट्स परचेजिंग बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सभी इन्फ्लुएंस करेंगे एक पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को, सिवाय ऑप्शन नंबर बी के। जो कंपनी की हेडक्वार्टर है उसकी लोकेशन इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ की कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का की कंपोनेंट क्या कंसिडर करा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मार्केट रिसर्च। सो अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट की, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मार्केटिंग मिक्स में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। सो प्रमोशन हमारा एक ही एलिमेंट है, बाकी जो एलिमेंट दिए गए हैं ये हमारे मार्केटिंग मिक्स में नहीं आते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा अभी चल रहा है 2019, इस एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर राइट्स एक्ट 2000, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 या फिर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1974। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 2019 है इसने रिप्लेस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सब स्टैंडर्ड्स गुड्स। तो सब स्टैंडर्ड गुड्स कौन सी होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बी इज प्रोडक्ट्स दैट आर ओवर हाइप्ड बट आर ऑफ हाई क्वालिटी, C is products that are sold at a discount due to high demand. And D is products that come up with extensive warranties. तो सब स्टैंडर्ड गुड्स कौन सी होती हैं? सब स्टैंडर्ड्स गुड्स वो गुड्स होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अगर उन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो मीट ना करे, हार्मफुल हो कंज्यूमर्स के लिए, अनसेटिस्फैक्टरी हो, तो इस तरह के गुड्स को कहा जाता है सब स्टैंडर्ड्स गुड्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following is not considered a consumer under the Consumer Protection Act 2019? So Consumer Protection Act 2019 के अंदर किसे हम consumer नहीं मानेंगे? ऑप्शन है हमारे पास an individual purchasing goods for personal consumption. B is a family member using a product purchased by a relative. C is a person buying products for commercial resale. And D is an online shopper buying items for personal use. तो किसे हम कंज्यूमर जो है वो नहीं बोलेंगे? तो देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन किसी प्रोडक्ट को बाई कर रहा है और उसका पर्पस है कमर्शियल सेल्स, सो कमर्शियल रीसेल्स जब उसका पर्पस होगा तो वो उसको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। राइट, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, सो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और अवेल्स एनी ऑफ द सर्विस। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, उसको अवेल कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो इस तरह के पर्सन को हम कंज्यूमर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन कमर्शियल रीसेल के पर्पज से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसे हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। इसलिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is the Consumer Protection Act 2019 grants consumers the right to seek a redressal for grievances. What does this entails? तो बोला जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 एक्ट 2019 जो है ये कंज्यूमर्स को ग्रांट करता है राइट टू सीक एड्रेसल। राइट, तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास कंज्यूमर्स कैन डिमांड कंपनसेशन फॉर डिससेटिस्फेक्शन, बी इज consumers can take legal action against businesses without evidence, C is consumers can receive free products indefinitely, and D is consumers can access a government body for complaint resolution. तो देखिए, राइट टू सीक रेड्रेसल का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर अगर उसे लगता है कि उसे चीट करा गया है, कोई धोखा उसके साथ हुआ है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको वो एक्सेस कर सकता है और अपना जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकता है। ये राइट है कंज्यूमर के पास अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हेंस अवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following is not included in the consumer rights recognized by Consumer Protection Act 2019? So हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर नहीं आता है। ऑप्शन है हमारे पास राइट टू सेफ्टी, नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू गेट डिस्काउंट्स, एंड फोर्थ इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो अगर हम कंज्यूमर के राइट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो 6 कंज्यूमर्स के राइट्स हैं यहाँ पर। वो है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, right to choose, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer awareness. right to get discount इसमें नहीं आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is which chapter of the Consumer Protection Act 2019 provides the for a mediation process for settlement of a dispute at 3 levels: national, state, districts, with all 3 being attached to respective commissions. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कौन सा चैप्टर है जो मीडिएशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एट 3 लेवल्स, नेशनल भी, स्टेट भी और डिस्ट्रिक्ट भी। ऑप्शन है हमारे पास चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज चैप्टर 5। सो चैप्टर 5 है ये यहाँ पर मीडिएशन प्रोसेस को मेंशन करता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एट नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is what is the one of the primary roles of NGOs in consumer protection? So consumer protections में NGOs का primary role क्या रहता है? Options है हमारे पास to sell products at discounted rates, B is to conduct awareness campaigns about consumer rights, C is to regulate pricing in the market, and D to provide loans to the
कंज्यूमर्स। तो देखिए जो मेन प्राइमरी रोल है जो एनजीओस प्ले करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, वो है टू कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। मेन जो काम है एनजीओस का वो है कंज्यूमर्स को अवेयर करवाना उनके राइट्स को लेकर के। इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, what mechanisms does the Consumer Protection Act 2019 provide for consumers to address grievances? तो ये जो हमारा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये किस तरह के मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हो सकें। ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्ट कंपनसेशन विदाउट वेरिफिकेशन, बी इज कंज्यूमर कोर्ट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, C is mediation only by private organizations and D is only petitions to the government. सो इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स को जो मिलता है दैट आर कंज्यूमर कोर्ट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which of the following rights is specifically aimed at protecting consumers from unfair trade practices? तो कौन से राइट के अंदर एक कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलती है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? ऑप्शन है हमारे पास राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज या फिर राइट टू इन्फॉर्म्ड। सो देखिए ये जो प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को मिलती है ये मिलती है अंडर द राइट टू सेफ्टी। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके अंडर प्रोटेक्शन ग्रांटेड है कंज्यूमर्स को अंडर दिस पर्टिकुलर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज नॉट कंसिडर ए वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स? तो कौन सी प्रैक्टिस है जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो वायलेशन है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास सेलिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, बी इज प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, सी इज ऑफरिंग अ रिफंड फॉर फॉल्टी गुड्स एंड डी इज फेलिंग टू डिस्क्लोज हिडन चार्जेस। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की, सो ऑप्शन नंबर जो सी है ऑफरिंग रिफंड्स फॉर फॉल्टी गुड्स, ये यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का की जो वायलेशन है उसमें नहीं आता है। राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पॉलिसीज कि वो रिफंड प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन जो है वो माना जाता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट टू रिफंड कोई भी कंज्यूमर राइट नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज को डिस्कस किया रिलेटेड टू द बिजनेस स्टडीज। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।